Good morning, sir. Very good morning to you all children. Sit down everyone. Most welcome in this English class. Children, today we have to learn about future indefinite tense, which is all known also as simple future tense. You all are ready for this? Yes, sir. Okay, then come to the point. The simple future or future indefinite tense. Its structure is subject plus shall oblique will plus first form of verb plus object. The future indefinite tense is used to express the action or event which is likely to happen in future. Future indefinite tense वैसे वाक्यों को अभिव्यक्त करता है जो भविष्य से संबंधित होते हैं, यानी जो भविष्य में घटित होने वाले हैं। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल श्याम को पत्र लिखूंगा, मैं कल एक आम खाऊंगा, हम लोग कल दिल्ली जाएंगे। ये सारे वाक्य के अंत में आप देखते हैं गा गी गे आते हैं। तो हिंदी के वैसे वाक्य जिनके अंत में गा गी गे आते हैं उन्हें सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा गया है। इसे समझने के लिए हम यही स्ट्रक्चर याद रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आगे हम देखेंगे कि इस स्ट्रक्चर की पुष्टि कैसे होती है, इनका रूपांतरण नेगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव फॉर्म में कैसे होता है। आइए, इन दिस टेंस वी यूज शैल और विल बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऐसे वाक्यों में क्या खासियत है, ये जो शैल और विल का प्रयोग किया जाता है ये सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच में किया जाता है। शैल और विल को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। आप देखें यहाँ पर आई शैल ईट ए मैंगो, यानी मैं एक आम खाऊंगा। इस वाक्य को इंग्लिश में लिखने के लिए शैल को सब्जेक्ट आई और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इट के बीच में व्यवस्थित किया जाता है। आई शैल ईट ए मैंगो, हम लोग आम खाएंगे। इसमें देखें शैल को व्यवस्थित किया गया है सब्जेक्ट वी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इट के बीच में, दैट मीन्स इन बिटवीन वी एंड इट। इसी तरीके से यू विल ईट ए मैंगो, आप एक आम खाओगे। इस यहाँ पर विल का व्यवस्थीकरण किया गया है सब्जेक्ट यू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इट के बीच में। इसी तरीके से इस स्ट्रक्चर की पुष्टि होती है और हम इसके आधार पर हिंदी के अनेक वाक्यों का अनुवाद कर सकते हैं, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि कहाँ पर शैल लगेगा, कहाँ पर विल लगेगा। इसके लिए नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, नॉर्मली वी यूज शैल विथ प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन लाइक आई वी। जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो है आई वी, इसके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। इन द सेम वे वी यूज विल विद द प्रोनाउंस ऑफ सेकेंड पर्सन दैट इज यू, यानी जिस जो श्रोता है यू, उसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। और थर्ड पर्सन जो है जिसके बारे में बात किया जाता है, जैसे ही सी इट दे, इनके साथ भी विल का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन उदाहरणों में देख सकते हैं, दे विल ईट मैंगोज, वे लोग आम खाएंगे। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर की पुष्टि इन उदाहरणों में भली भांति होती है। नेक्स्ट, इन नेगेटिव केस, नकारात्मक वाक्यों के केस में हम देखेंगे शैल नॉट और विल नॉट का प्रयोग किया जाता है और यह भी ठीक उसी प्रकार किया जाता है सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में, जैसे स्ट्रक्चर में किया गया है। यहाँ पर शैल नॉट और विल नॉट लगता है नेगेटिव केस में। जैसे देखिए, मैं एक सेब नहीं खाऊंगा, तो यहाँ पे लिखा है आई शैल नॉट ईट एन एप्पल, मीन्स मैं एक सेब नहीं खाऊंगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा बना, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट ऑब्लिक विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पर इंट्रोगेटिव फॉर्म में यानी प्रश्नात्मक वाक्यों के केस में इसमें कैसा स्ट्रक्चर बनता है उस पर ध्यान देने की बात है। जैसे शैल आई ईट एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खाऊंगा। इसका हिंदी अर्थ हुआ क्या मैं एक सेब खाऊंगा। तो इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, शैल आई ईट एन एप्पल।
यहाँ देखें हेल्पिंग वर्ब शैल पहले आता है, इसी तरीके से थर्ड पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ विल आएगा और फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है। इन तीनों को आप अपने डायरी में लिखेंगे और बारी बारी चेक कराएंगे ताकि आप इसके संबंधित एक्सरसाइज को भली भांति हल कर सकें और अच्छे मार्क्स की प्राप्ति कर सकें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज का क्लास सफिशिएंट है। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।